Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. Now today in this lecture I'm going to give you a brief introduction about the subject statistical methods for economics for BA Economics Honors Semester 3 Delhi University. SME short form में इसको हम लोग बोलते हैं, SME Statistical Methods for Economics. मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, चार चीजें मैं आपको बताने वाला हूं. सबसे पहले कि हम अपनी कोचिंग में आपको क्या ऑफर करते हैं. सेकेंडली, आपको कौन सी बुक्स को पढ़ना है, यहां पर रीडिंग्स कौन सी हैं आपके लिए इस कोर्स के लिए. देन आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करना है. और लास्ट में डिस्कस करूंगा एग्जामिनेशन पैटर्न, इस पेपर का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है. आइए जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात, व्हाट वी ऑफर, हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले. जो बच्चे पहले से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सेमेस्टर 1-2 से पढ़ते आ रहे हैं, उनको मालूम है हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं. हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं फुल कोर्स रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस. जो आपका सिलेबस है उसके हर एक टॉपिक को हमने रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट के थ्रू स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. और अभी 22 में जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं. जैसे मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी बताया आपको, चेंजेस ये की हैं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि सर हम बहुत डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं. कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि सर हम सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं. दोनों के अपने अपने रीजंस हैं, किसी को सही गलत नहीं ठहराया जा सकता. और दोनों के पास अपने जेन्युइन कॉजेज हैं कि वो जिस वजह से कॉम्प्रिहेंसिव या सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं. तो एक सिंगल कोर्स में सब बातें एक साथ हम लोग करें, इससे बेहतर हमने क्या किया, अपने कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक पार्ट है कंसेप्चुअल वीडियोस का. हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करें तो पहले हम उसके आपको कंसेप्चुअल लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे हमने कंसेप्ट्स को और कुछ बहुत सिलेक्टेड एग्जांपल्स को आपके साथ डिस्कस किया, ताकि आप पूरी जो कहानी है समझ पाए. सेकेंड पार्ट में जो डीयू ने पिछले 15-20 साल में, क्योंकि सिलेबस कई बार चेंज हुआ है, 15-20 ईयर्स में जो अभी टॉपिक्स रिलेवेंट है उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एक क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड करते हैं. बताऊंगा मैं आपको आगे अभी. तो सेकेंड पार्ट में उन क्वेश्चंस को जो डीयू ने पिछले 15-20 ईयर्स में पूछा उनको हमने सॉल्व किया. मैं यहां पर ई-कॉमर्स के स्टूडेंट्स को 1996 से पढ़ाता हूं, तो एक एक्सपीरियंस है मेरे पास कि किस तरह के क्वेश्चन डीयू इन टॉपिक्स में से पूछता है. उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर आपके लिए पीडीएफ बनाए हैं, और सेकंड पार्ट जो वीडियोस का उसमें उन क्वेश्चंस को हमने आपको सॉल्व करके दिया. थर्ड पार्ट में हमने जो आपकी रीडिंग्स हैं, रीडिंग्स के बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिया. अब वो बच्चे जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना चाहते हैं उनको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे के वीडियोस करेंगे, और उसके बाद बैक क्वेश्चंस करेंगे. जो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मगर एक रीजनेबल स्टडी करना चाहते हैं कि उनके एग्जाम्स में नंबर बहुत अच्छे आ जाएं, तो वो कंसेप्ट वीडियोस करेंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके वीडियोस करेंगे. और जो बहुत सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं वो सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस करेंगे. आपके अकाउंट के अंदर जब हम आपका अकाउंट बनाते हैं वहां क्लियरली स्पेसिफाइड होगा ये कंसेप्चुअल वीडियो है, ये प्रैक्टिस वीडियो है, ये पास्ट ईयर का, ये रीडिंग से बैक क्वेश्चन का वीडियो है. क्लियरली वहां पे डिफाइंड है. हर कोई अपनी अपनी चॉइस से चीजों को कर सकता है. ठीक है, तो 3 तरह के वीडियोस आपको मिल गए. दूसरी बात, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल डेवलप किया हुआ है जो पीडीएफ फॉर्म में हम वेबसाइट के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं. अभी आगे वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, एक हल्का सा आपको आइडिया दूंगा किस तरह का मटेरियल होता है. वेबसाइट का इंट्रोडक्शन दूंगा. वैसे नीचे लिखा वेबसाइट का लिंक हमारा primeacademy.in, वहां पर जाकर आप सब्जेक्ट पेज पे जाकर सब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. मैं शॉर्ट टूर दूंगा आपको वेबसाइट का. तो पीडीएफ नोट्स के अंदर हमने कंसेप्ट्स को कवर किया होता है. पीडीएफ नोट्स के अंदर जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर किया होता है. ठीक है, अनसॉल्व क्वेश्चन बैंक होता है, आंसर्स होते हैं साथ में, सॉल्यूशंस वीडियोस में जो मैंने बताया सेकंड लेवल वीडियोस का, वो नहीं के लिए. अब जब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेरीज हो सकती हैं, कुछ डाउट्स हो सकते हैं. डाउट्स कैसे पूछेंगे आप? डाउट्स पूछने के 2-3 रास्ते हैं. एक रास्ता हमने वेबसाइट पे स्टूडेंट्स के लिए बनाया, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम.
डिस्कशन फोरम का एडवांटेज ये है कि वहां पर जाकर आप अपने अकाउंट में जाकर अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, वॉइस नोट डाल सकते हैं, फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। और जब कोई एक स्टूडेंट डाउट डालता है तो बाकी सबको पता चलता है कि क्या डाउट आया है। हो सकता है जो किसी और ने पूछा आपको, आपने सोचा ही ना उस बारे में, या आपने जो डाउट डाला किसी और ने ना सोचा उस बारे में, तो इससे म्यूचुअल बेनिफिट होता है। हमारे पास जैसे आप पोस्ट करते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, हम उसको आंसर करते हैं। अब आंसर कैसे करेंगे, उससे पहले एक चीज और भी है, जो कुछ बच्चे ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में नहीं जाना चाहते, अपने रीजंस हो सकते हैं, वो व्हाट्सएप पे हमारे को मैसेज कर देते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है कन्वीनियंस, क्योंकि व्हाट्सएप चलाना सबको बहुत आसान लगता है। तो आप अपने डाउट को हमारे को फोन करके बता सकते हैं, आप अपने डाउट को हमारे को ऑनलाइन डिस्कशन फोरम में पोस्ट करके बता सकते हैं, आप अपने डाउट को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो मीडियम आपको कन्वीनियंट लगता है। अब जब डाउट हमारे पास आता है, वैसे हम लोग पीरियोडिकली हर हफ्ते में 2 डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं हर सब्जेक्ट के। उसमें तो डाउट्स बताते ही, लेकिन जैसे अगर किसी ने हमें डाउट भेजा और उसको अर्जेंसी है, डाउट सेशन तक वेट नहीं करना चाहता है, तो हम सेम डे या नेक्स्ट डे डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं। ये लाइव सेशन है, लाइव जैसे आजकल जूम मीटिंग चलती है, इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, तो लाइव सेशन हम कंडक्ट करते हैं और उसमें लाइव इंटरेक्शन होता है। आप क्वेश्चन पूछते हैं, हम आंसर करते हैं, राइट। तो जो भी क्वेरीज आपकी हैं उनको हम लोग 100% रिजॉल्व करवाते हैं। और एक मेरी हैबिट है, मैं देखता हूं कि जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेरीज आ रही होती हैं, मैं उस टॉपिक के वीडियोस को रिव्यू करता हूं और देखता हूं कि यहाँ पे क्या वजह है कि बच्चे इस टॉपिक पे ज्यादा क्वेरीज कर रहे हैं, और अगर उस क्वेरीज में रिलेटेड कोई बात वीडियो में अगर अनटच्ड है तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के हम ऐड कर देते, ताकि उसकी क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व हो जाए। अब आपकी क्वेरीज भी सॉल्व हो गई, अब आपको टेस्ट देना है। टेस्ट 2 लेवल पे होता है, एक एमसीक्यू लेवल पे और एक सब्जेक्टिव है। एमसीक्यू टेस्ट हर चैप्टर का आपकी वेबसाइट पे हमने लगाया हुआ है। एमसीक्यू का एडवांटेज है कि आपके कंसेप्ट को इजीली चेक कर लेता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है। मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूं जब बच्चे एमसीक्यू टेस्ट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, और उससे पता चल जाता है किस कंसेप्ट में बच्चे वीक हैं और किस कंसेप्ट में उनकी क्लैरिटी आ चुकी है। देखो सब्जेक्टिव में क्या हो सकता है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हो सकता है आपका 90% सही हो, आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, तो छोटी मोटी गलती टीचर कई बार इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वहां पे एक ऐसी मिस्टेक है जो आगे किसी और क्वेश्चन में बहुत बड़ी मिस्टेक में कन्वर्ट हो सकती है। एमसीक्यू इस बात का टेक केयर करता है कि आपने अगर गलती करी है तो आपका आंसर गलत मिलेगा। इसलिए हम एमसीक्यू टेस्ट को एम्फेसाइज करते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। हर चैप्टर में, हर टॉपिक के में एमसीक्यूज मैंने अभी ऑलरेडी बहुत सारे लगाए हैं, ग्रेजुअली मैं ऐड करता जाता हूं। जैसे नए क्वेश्चन नजर आते हैं, एक टेस्ट बनवा के ऐड करवा देता हूं वहां पे। साथ में हम लेते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट। अब सब्जेक्टिव टेस्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो उनकी चॉइस के ऊपर होता है। जैसे किसी कॉलेज में कभी प्रोबेबिलिटी आने वाली है, किसी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग आने वाली है, तो हम आपको मेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, जो आपको कन्वीनियंट लगेगा। एक टेस्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें सेंड करेंगे सॉल्यूशन। हम चेक करके आपको बताएंगे आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। कंपल्शन इसलिए नहीं कर सकते कि अलग कॉलेजेस में अलग करिकुलम, सब बच्चों का अलग टाइम टेबल। तो अगर मैं एक डेट दे दूं, इस डेट पे टेस्ट लेने वाला हूं, तो शायद 2 ही बच्चे टेस्ट देने आए, सबके अपने रीजन हो सकते हैं, रीजन वैलिड होंगे। इसलिए सब्जेक्टिव टेस्ट को हम लोग कंपल्सरी नहीं करते, एसओएस करते हैं। आपने बताया सर इस चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं इसका टेस्ट देना चाहता हूं, हम टेस्ट बना के आपको भेज देते हैं। आप करके भेजेंगे सॉल्यूशन, और हम आपको प्रॉपरली उसकी इवैल्यूएशन करके देंगे कि आपने कहां पे क्या क्या सही किया, क्या क्या गलत किया, प्रॉपर रिमार्क्स के साथ। इसके बाद जैसे मैं बता चुका हूं, हम आपको रीडिंग्स के बैक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वीडियोस में, और जो पास ईयर के सॉल्यूशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि हमने रिकॉर्डिंग्स के 3 लेवल कर दिए हैं। कंसेप्चुअल वीडियोस अलग हैं, पास ईयर की वीडियोस, उसके बाद वीडियोस हैं रीडिंग्स के बैक क्वेश्चन की, राइट। अब इस सब्जेक्ट के बारे में जो जैसे मैंने बताया, हमारी वेबसाइट है www.primeacademy.in, जिसका लिंक नीचे मिला हुआ है। मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाता हूं, एक छोटा सा टूर देता हूं कि वेबसाइट पर आप इस सब्जेक्ट के पेज में इंफॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं। चलिए वेबसाइट पे लेके चलते हैं आपको। तो देखिए ये हमारी वेबसाइट है www.primeacademy.in।
यहाँ पे होम पेज पर हमने सभी कोर्सेज के लिंक लगाए हैं। जैसे आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स डीयू का बारे में जानना है, यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप। या फिर अभी क्योंकि हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स M3 की बात कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज यूजी कोर्सेज पे क्लिक करेंगे आप। इकोनॉमिक्स ऑनर्स डीयू पे जाएंगे, सेमेस्टर 3 पे जाएंगे और यहाँ से स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स के पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आपको इस सब्जेक्ट के बारे में मिल जाएगी। लेक्चर्स की ड्यूरेशन कितनी है, कोर्स फी क्या है, क्या क्या कंटेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं, और डेमो लेक्चर्स हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट 4 लेक्चर्स एज ए डेमो हमने यहाँ पे लगाए हैं। यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, उनके लिंक्स यहाँ पर हैं, आप इनको तसल्ली से देख सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपको हम जो पढ़ा रहे हैं समझ पा रहे हैं आप या नहीं, या कोई इशू है। इसके साथ ही हम जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं उस पीडीएफ को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का ही लगाया हुआ है, जिसके डेमो आपको दिए हैं उसी का पीडीएफ लगाया हुआ है। आप यहाँ पे डाउनलोड एरो पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इसमें आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट्स मिलेंगे, साथ में जो क्वेश्चंस हैं जो डीयू ने पिछले कुछ ईयर्स में पूछे हैं वो सब हमने यहाँ पे इसी पीडीएफ के अंदर आपको दे रखे हैं। आप इसको प्रॉपरली वॉच कर सकते हैं पीडीएफ को। साथ में जो हम जैसे मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो मॉक टेस्ट हमने यहाँ पर एक लगाकर दिया हुआ है। आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको फील देगा कि किस तरह का टेस्टिंग हम यहाँ पर आपके साथ जो आपको टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, जो मैं बात कर रहा था। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है डिटेल कि हम जो आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है। यूनिट 1 में कितने वीडियोस हैं, कितने मिनट्स के हैं, यूनिट 2 में कितने वीडियोस हैं, कितने मिनट्स के, टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड हैं, ऐसे यूनिट 3 के अंदर, यूनिट 4 के अंदर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तसल्ली से यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कि वेबसाइट पे जाके कैसे आप पता लगा सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। राइट, हाँ जी, वेलकम बैक। अब आगे चलते हैं। हम आपको क्या सर्विस देने वाले हैं मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अब हम अपने कोर्स पे वापस लौट के आते हैं। रीडिंग्स, कौन सी बुक हमको पढ़नी है? एक ही बुक यहां पर हमको पढ़नी है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स बाय J.L. डेवोर। अच्छा, बोलते सर ये इंजीनियर्स की बुक इकोनॉमिक्स में क्या कर रही है? एक्चुअली बुक बहुत पॉपुलर है, J.L. डेवोर की बुक बहुत पॉपुलर है। कुछ कुछ प्रॉब्लम साइंटिफिक हैं लेकिन जनरल कंसेप्ट सारे सेम है। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट सब जगह सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन के सब जगह सेम है, तो सब जगह एक जैसे ही लगने हैं। एप्लीकेशंस जो हैं वो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस पढ़नी होती हैं आपको, वहां पे कुछ एप्लीकेशंस साइंटिफिक हैं, वो मैं आपको जब रीडिंग के बैक क्वेश्चंस कराता हूं बता देता हूं कि ये काम का है, ये काम का नहीं है, वहां पे बता रखा है प्रॉपरली। और हम पास्ट ईयर्स कराते हैं इसलिए कि आपको फ्लेवर मालूम हो जाए एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक फ्लेवर आपको पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। राइट, इसके बाद अब सिलेबस पे आते हैं, जो मेन पार्ट है हमारा जो स्टैट्स का सिलेबस है इसमें 6 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट बहुत बेसिक है, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, बहुत बेसिक है। आधा घंटा भी नहीं लगेगा इसमें, तो लेस देन शायद 30 मिनट से भी कम का टाइम होगा इसका। इसके बाद यहां से मेन काम शुरू होता है, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अभी डिटेल में बताऊंगा कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, अभी पहले यूनिट्स बता रहा हूं। थर्ड यूनिट है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। फोर्थ यूनिट है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। फिफ्थ यूनिट है पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन। और लास्ट यूनिट है यूनिट 6 हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये 6 यूनिट्स हमको पढ़नी है और ये सब के सब टॉपिक्स हमको J.L. डेवोर में से ही पढ़ने हैं, और कोई बुक यूनिवर्सिटी ने रेफर नहीं किया। कुछ रेफरेंस के लिए बुक्स दी हुई हैं, आप उनको चाहे देख सकते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप अननेसेसरी इधर उधर टाइम वेस्ट करोगे उससे अच्छा क्या है, हम जो आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ दे रहे हैं वो कंसाइज फॉर्म में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। वो क्वेश्चन कर लिया आपने, हो जाएगा। ठीक है, अब हम सिलेबस पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका है यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू। इसके अंदर एक ही हमको टॉपिक पढ़ना है, पॉपुलेशन एंड सैंपल। ये पढ़ना है फ्रॉम चैप्टर 1.1 J.L. डेवोर में से। और इसके अंदर जो हमको पढ़ना है वो सिर्फ पॉपुलेशन और सैंपल है। व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज सैंपल, सैंपलिंग के बारे में ब्रीफ आइडिया, वही सब चीजें हमको इसमें से पढ़नी है। एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पॉपुलेशन का, सैंपल का, पैरामीटर का, स्टैटिस्टिक का। अब इनके मतलब आपको नहीं पता है, डिटेल लेक्चर में पता चलेगा। बहुत बेसिक सा काम है।
इसके बाद यहां से मेन काम शुरू होता है यूनिट 2 से। इसके अंदर हमको एक ही चैप्टर पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी, और वो पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम J.L. डेवोर। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है सर? आपको पढ़ना है सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। 11th-12th में, अब शायद 10th क्लास से आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते आते हैं। ये जो टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इनमें से ज्यादातर टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप स्कूल लेवल पे पढ़ कर आए हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर स्कूल से आप पढ़ कर आए हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। स्कूल में जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी 10th में, 11th में, 12th में मिला के जो कॉम्प्रिहेंसिव आपने प्रोबेबिलिटी की स्टडी करी है, वो सब आप ये जो पूरे चैप्टर पहले से पढ़ कर आ रखे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। फिर भी क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं, याद नहीं है, तो हमने हर बात को, कोई बैगेज नहीं रखा कि बच्चे पहले से जानते होंगे। हमने हर बात को स्क्रैच से वीडियोस में डिस्कस किया आपके साथ, एकदम बेसिक पॉइंट्स। सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स क्या होते हैं, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये मेजर टॉपिक्स हैं, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और भी हैं। ये मेजर टॉपिक्स हैं जो हमको प्रोबेबिलिटी में कवर करने हैं। इसमें से आप देखेंगे तो मैंने YouTube पे वीडियोस लगा रखे हैं, आपको अभी दिखाया था वेबसाइट पे ले जाकर। सैंपल स्पेस के वीडियोस आपको YouTube पे मिलेंगे, एडिशन थ्योरम तक के हैं शायद। एडिशन थ्योरम तक के वीडियोस मैंने YouTube पे लगा रखे। एडिशन थ्योरम का शायद फर्स्ट वीडियो लगाया है और आगे भी है, ठीक है। तो ये एक बेसिक टॉपिक है सबसे पहला। उसके बाद लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभी एग्जाम पैटर्न बताऊंगा आपको। उसके बाद थर्ड यूनिट है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें से भी एक टॉपिक आप स्कूल लेवल पे पढ़कर आए थे, मगर यहाँ पे थोड़ा स्टडी का लेवल अलग है, क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अलग है। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन का लेवल वही था जो आप स्कूल में पढ़कर आते थे। प्रोबेबिलिटी में कुछ नया, मैंने पहले कही थी, कुछ नया नहीं है ना। क्वेश्चन का लेवल में कहूंगा बहुत डिफिकल्ट है स्कूल लेवल से, वहां डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पे अब यहाँ से डिफिकल्टी स्टार्ट होगी। जो स्कूल लेवल पे आप पढ़कर आए थे उससे डिफरेंट चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले पढ़ने वाले यहाँ पे हम दो चैप्टर पढ़ेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ना है चैप्टर 3 डिवोर्स से, और कंटीन्यूअस पढ़ना है चैप्टर 4 डिवोर्स से। चैप्टर 4 पूरा नहीं पढ़ना, कुछ सेक्शंस पढ़ने हैं। 4.1 से 4.4 तक कुछ सेक्शंस हमको पढ़ने हैं। 4.1 से 4.3 और 4.4 में कुछ पेजेस पढ़ने हैं, ऐसा कुछ है। वो अब ग्रेजुअली कुछ चेंजेस करते रहते हैं, कभी कोई सेक्शन ऐड डिलीट करते रहते हैं। अकॉर्डिंगली मैं आपको आगे जब नया सिलेबस आएगा, अभी आया नहीं है 22 के लिए, अभी तक सिलेबस आया नहीं है, वेबसाइट पर आएगा। अगर कोई चेंजेस होंगे मैं अपडेट कर दूंगा आपको। और कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है सर सिलेबस चेंज होगा, तो हम सबसे पहले लेक्चर्स को अपडेट करते हैं सिलेबस में। अगर कोई नया टॉपिक ऐड या डिलीट हो गया तो हम उसको पुराने टॉपिक को हटाते समय वहां लिख देते हैं ये टॉपिक डिलीट हो गया है, और नया टॉपिक अगर आता है कोई तो रिकॉर्ड करके सबसे पहले वेबसाइट पे लगा देते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते बताऊंगा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ड्यूबियस रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी सिलेबस में आते हैं कभी चले जाते हैं। अगर उनके वीडियोस में लगा के रखता हूं आपके कोर्स कंटेंट के अंदर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे जाके एमए इकोनॉमिक्स को अप्रोच करते हैं, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस को अप्रोच करते हैं, और वहां पे हमको बहुत कुछ और भी जानना होता है। तो इसलिए जो टॉपिक्स कई बार हट भी जाते हैं कोर्स में, उनको हटाता नहीं, लिख देता हूं, ये रेफरेंस के लिए लगा दिए, आगे काम आएंगे, पढ़ना चाहो पढ़ लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो। वहां पे नोट लिख देता हूं मैं कि इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया। मैं आगे बताऊंगा अभी कौन से टॉपिक्स हैं जो कई बार हटे, कई बार वापस ऐड हुए, तो बता दूंगा आपको। तो दो चैप्टर्स हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और दूसरा कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। इनमें कंटेंट क्या क्या है वो देखते हैं। पहले बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। यहां पे पहले समझेंगे रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, डिस्क्रीट कौन सा है, कंटीन्यूअस कौन सा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। पीएमएफ जो लिखा है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसका मीन, उसका वेरिएंस। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के फंक्शन को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसका मीन वेरिएंस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो मैंने कराई हुई हैं, देयर आर सम एप्लीकेशंस एज वेल जो मैंने डिस्कस करी है लेक्चर्स के अंदर। इसके बाद हाइपरज्योमेट्रिक एंड नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहला ऐसा टॉपिक है जो कई बार एडिशन डिलीशन में होता रहता है, कभी ऐड हो जाता है कभी डिलीट हो जाता है, कभी ऐड हो जाता है कभी डिलीट हो जाता है, कई बार सिलेबस में आया कई बार एग्जिट करा। तो मैं इसके वीडियोस को हटाता नहीं हूं, ना इसके पीडीएफ को हटाता हूं,
जब ये डिलीट होता है तो वेबसाइट पे अपडेट कर देता हूं स्टूडेंट्स को कि जी ये टॉपिक अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, अब आपको वॉलंटरीली अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, छोड़ना है छोड़ दीजिए। ठीक है, फिलहाल एट प्रेजेंट ये सिलेबस का पार्ट है, आगे जाके अगर हट जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। अभी इस सेशन का जब नया सिलेबस आएगा, अगर कोई चेंजेस हुए आई विल अपडेट यू। एक टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी कई दफा हटा है, बहुत बार ऐड हुआ, बहुत बार डिलीट हुआ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने अपने सिलेबस से कभी हटाया नहीं इसको, जब सिलेबस से हट जाता है मैं लिख देता हूं दिस हैज बीन रिमूव्ड, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो बच्चे आगे एमए एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, या कोई भी जैसे जब आप आगे और फर्दर स्टडीज में जाते हैं, आप कोई बच्चा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जाएगा, कोई इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में जाएगा, तो ये ऐसे कंसेप्ट है जो वहां पे बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये एक पहला टॉपिक है इसके अंदर, यूनिट 3 के अंदर, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। दूसरा टॉपिक है इसके अंदर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स, चैप्टर 4 में से पढ़ना है, डेवोर में से। अब जैसे वहां पे पीएमएफ था, यहाँ पे पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। वहां पे था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के फंक्शन को बोलते थे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के फंक्शन को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हम पीडीएफ पढ़ेंगे, पीडीएफ का मीन कैसे निकालते हैं, पीडीएफ का वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वो सब पढ़ेंगे। एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, सीडीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात जान लीजिए, मैं बता रहा था आपको, इसका भी पहला वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, शायद वेबसाइट पे नहीं लगाया मगर यूट्यूब पे है इसका पहला वीडियो नॉर्मल का। वो इसलिए है कि जहां जहां भी जिस भी कोर्स में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं वहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होता है, और वहां पे इसका क्वेश्चन भी जरूर आता है। ये एक बहुत पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, नाम ही है नॉर्मल, जो नॉर्मेलिटी को दिखाता है, एक नॉर्मल सिचुएशन बताता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, फिलहाल मैं कंसेप्ट पे नहीं जा रहा हूं। मेरा काम अभी इतना है कि आपको बताऊं कि ये बहुत रेलेवेंट कंसेप्ट है, आप किसी भी एग्जाम में आगे जाएंगे, फिलहाल इस एग्जाम के लिए तो रेलेवेंट है ही, यहां तो क्वेश्चन इसका आता ही है, आगे भी बहुत जगह इसको क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। और मेरे ख्याल से इस पे मैंने 7-8 वीडियोस बनाए हुए हैं। 7-8 वीडियोस क्यों बनाए हुए हैं, क्योंकि पहले 2 वीडियोस का कंसेप्ट के ऊपर है, फिर पास्ट ईयर्स के पेपर्स के ऊपर है, फिर इसके रीडिंग से बैक क्वेश्चंस के ऊपर है, इसलिए अच्छा खासा डिटेल डिस्कशन नॉर्मल के ऊपर है। इसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये आसान कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं इसके अंदर, और जो बच्चे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को एम करना चाहते हैं, आगे जाके डीएससी में जाना चाहते हैं, मैं एक बार बता देता हूं, ऐसा शायद ही कोई डीएससी का ईयर होता है जिसमें वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन नहीं पूछते। ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन आता है इसका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा फिरा के कुछ ना कुछ करके। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है उनका बहुत फेवरेट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से वो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन नॉर्मल के मुकाबले फ्रीक्वेंसी काफी कम है इसकी। लेकिन आगे डीएससी के लिए जो एम कर रहे हैं या आईएसआई के लिए एम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और एक और कंसेप्ट है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो कई बार ऑन ऑफ होता रहता है, कई बार सिलेबस में ऐड होता है, रिमूव हो जाता है, ऐड होता है, रिमूव हो जाता है। फिलहाल एडेड है, मैं इसके वीडियोस को हटाता नहीं हूं इसलिए क्योंकि ये रेलेवेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिलहाल एडेड है, फिलहाल कोर्स का पार्ट है, पर कई बार हट जाता है। मैं आपको बता चुका, जब हट जाता है तो मैं क्या करता हूं, वेबसाइट पे आपके अकाउंट में जाके लिख देता हूं दिस टॉपिक हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। वीडियो नहीं हटाता, ये लिख देता हूं कि हटा दिया है यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में से। अब आपकी इच्छा चाहे करे तो आप पढ़ लीजिए, ना इच्छा करे तो मत पढ़िए, राइट। इसके बाद यूनिट 4 पे आ जाते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, वो दोनों डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, वो दोनों कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी पढ़ना है और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी पढ़ना है। ये हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम जेएल डेवोर। ठीक है, तो यहां पे क्या पढ़ना है, जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। तो इसमें क्या बताया मैंने, दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, उसमें 2 वे टेबल बनती है, लंबी कहानी है, आप जब वीडियो देखेंगे पता चलेगा आपको। और एक जॉइंट पीडीएफ, उसमें डबल इंटीग्रेशन होता है, जॉइंट पीडीएफ में डबल इंटीग्रेशन करना पड़ता है।
डबल इंटीग्रेशन सुनते ही बच्चे के बाद घबरा जाते हैं, कई बार क्वेश्चन देखते हैं डबल इंटीग्रेशन, हम सिंगल में फंस जाते हैं, डबल को कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन एक बार बताऊं मैं आपको, डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, क्योंकि फंक्शन वहां पे बहुत बेसिक देता है वो आपको, क्योंकि 2 बार इंटीग्रेट करना है, इसलिए फंक्शन बहुत बेसिक देता है, इसलिए बहुत आसान होता है, वो मुश्किल नहीं होता, तो घबराइए नहीं। हाँ, इसमें कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको याद रखने होंगे, क्या क्या किसमें क्या क्या करना है। मार्जिनल डेंसिटीज हैं, कंडीशनल डेंसिटीज हैं, उनके फॉर्मूलाज हैं, वो सबको याद रखना होगा। इसका फिर मीन और इसका वेरिएंस, इसका कोवेरिएंस, कोरिलेशन का और इंडिपेंडेंस का रिलेशन के इंडिपेंडेंट है, कोरिलेशन 0 है। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं, जब आप पढ़ेंगे कंसेप्ट के अंदर तो आप जानेंगे। इसमें काफी सारी चीजें हैं जो एक जैसे क्या बोलते हैं, एक नेट है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड चीजें हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा आपको पढ़ने में, समझने में, और मैंने भी काफी सारे वीडियोस बनाकर आपको इसके ऊपर दिए हुए। इसके साथ इसमें है स्टैटिस्टिक्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सैंपलिंग यहां से स्टार्ट हो जाती है। देखो, पॉपुलेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, पैरामीटर्स, और जो सैंपल से लेते हैं उनको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ये एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं सिर्फ आपको, अभी बाकी डिटेल तो सिलेबस के अंदर जाके पढ़ेंगे आप। इसलिए आप सोचेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो अगर हम सैंपल से कोई वेरिएबल हम लोग उसकी वैल्यू कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिक जैसे सैंपल मीन एक स्टैटिस्टिक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिस्टिक है, सैंपल प्रोपोर्शन एक स्टैटिस्टिक है। तो इन स्टैटिस्टिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो यहाँ पे डिस्कस करिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं, सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी कई बार ऑन ऑफ होते रहते हैं, लेकिन ये पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऑफ हो जाए तो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूज हो रहे होते हैं, इसलिए इनको स्किप नहीं किया जा सकता। फिलहाल आपको इनको पढ़ना है, राइट। तो ये यूनिट 4 का एक ही चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 5। मैं अभी एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, कहां से क्या क्या पूछने की पॉसिबिलिटीज हैं बताऊंगा आपको आगे चल के। कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंगली ड्राफ्टेड कोर्स है, और बहुत रेलेवेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको रियल लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं बहुत जगहों पर। जब आप पढ़ेंगे एप्लीकेशंस में आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे बहुत जगह आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट 5 है पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन। यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ने हैं हमको, एक है पॉइंट एस्टिमेशन चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम डेवोर, और एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेशन बोलते हैं इसको, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम डेवोर। पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, अगर आपको पॉपुलेशन का मीन मालूम करना है तो आप सैंपल मीन निकाल के काम चला लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए, मैं अभी टॉपिक पे आता हूं, पहले पॉइंट इंटरवल में क्या पढ़ना है आपको, चैप्टर 6 से पढ़ना है। अगर आपको कहा जाए कि भाई आपको क्या करना है, पॉपुलेशन मीन का अंदाजा लगाना है। आप जहां जिस लोकेलिटी में रहते हैं, मान लीजिए वहां पे आपकी लोकेलिटी में 10,000 हाउसेज हैं, आप उन सब घरों की एवरेज इनकम बताइए कितनी है। तो आप थोड़ी हर घर में जाने वाले हैं, आप 15-20 घर में जाएंगे जो आपके जान पहचान के, वहां से जाके आप क्या करेंगे, उनकी एवरेज, उनकी इनकम पूछेंगे, उस इनकम का एवरेज निकाल देंगे। तो आपको पॉपुलेशन मीन चाहिए था, आपने सैंपल मीन निकाल दिया। तो सैंपल मीन क्या है, पॉइंट एस्टिमेट है किसका, पॉपुलेशन मीन का। तो एक हल्का सा एग्जांपल दिया पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है। और अगर आप एक रेंज निकाल दें, यहां से लेकर यहां तक आ सकता है, तो वो इंटरवल एस्टिमेशन है जो अगले चैप्टर में पढ़ने वाले। तो पॉइंट एस्टिमेट करने के लिए पहले हमको सैंपलिंग करनी पड़ती है। सैंपलिंग हम करते हैं विद रिप्लेसमेंट या करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और उनके मीन वेरिएंस निकालने के फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। सैंपल मीन विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला अलग है, विदाउट का अलग है, ठीक है जी। उसके बाद हमने जो स्टैटिस्टिक निकाला मीन, उसका एवरेज और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिक के स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक, वो निकालने के फॉर्मूला सीखने हमको। उसके बाद पॉइंट एस्टिमेट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय पॉइंट एस्टिमेट, और एक आइडियल पॉइंट एस्टिमेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो पहला कंसेप्ट था सैंपलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, उसका क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है, और ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल पॉइंट एस्टिमेट है, ये भी कई बार वेरीफाई करने को एग्जाम में आती है। कोई क्वेश्चन देगा और बोलेगा वेरीफाई कीजिए कि ये आइडियल पॉइंट एस्टिमेट है या नहीं है। MVUE, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, MVUE बोलते हैं। आगे सेमेस्टर 4 में जब जाएंगे आप, इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे, वहां पे इसको ब्लू बोलते हैं, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। अभी मतलब पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको पता नहीं है, इसलिए मीनिंग नहीं बता रहा हूं, बस टर्म बताइए कि आपको ध्यान रहेगी कि एक ऐसी टर्म है जिसको हमें फोकस से पढ़ना है, MVUE,
मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, कई जगह ब्लू लिखा मिलेगा, BLUE, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, ये टर्म को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है इसको, जब ये आएगी कोर्स पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं तो फिर बच्चा उस समय फंस जाता है, कैसे हैंडल करूं। अगर आप पहले से प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी सर। मैं बार बार इस बात को बोलना चाहता हूं, कई बार बोलता हूं बच्चों को, जो बच्चे घर से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं वो एग्जामिनेशन में उनको प्रॉब्लम नहीं आती है, और जो प्रैक्टिस करने में कंजूसी कर जाते हैं उनको एग्जाम में प्रॉब्लम जरूर होती है। ठीक है, इसके बाद मेथड्स ऑफ पॉइंट एस्टिमेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसमें दो मेथड्स हैं, मेथड ऑफ मोमेंट्स और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। अक्सर वो क्या करता है, एक क्वेश्चन में इधर और कर देता है, या तो ये कर दो या ये कर दो, चॉइस में दे देता है। ठीक है, ऐसा वो कर देता है कई बार। और कभी कभी ऐसा करता है, एक क्वेश्चन के एक पार्ट में MLE दे दिया, दूसरे क्वेश्चन के एक पार्ट में मेथड ऑफ मोमेंट्स दे दिया, तो भी वो एक तरह से चॉइस में आप कर सकते हैं। लेकिन दोनों सीखने चाहिए आपको, इसलिए सीखने चाहिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन का एक पार्ट इजी आता है लेकिन दूसरा पार्ट वो है जो आप छोड़ के चले गए हो तो फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए दोनों को सीखना जरूरी है। मैं ये बता रहा हूँ कि चॉइस में कई बार आ जाते हैं, और इसमें ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेटेजीज ऐसी बन जाती है फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपको पढ़ना है। और हमने डिटेल में पढ़ाया है, इसके ऊपर कंसेप्ट की वीडियोस हैं और जो प्रीवियस ईयर के वीडियोस हैं और रीडिंग्स के क्वेश्चंस हैं। इसके साथ लास्ट टॉपिक है इसका, वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यहां से आगे की जो स्टैट्स है, इस पॉइंट से आगे जो भी स्टैट्स हम पढ़ने वाले हैं, इस सेमेस्टर में आगे जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और अगले सेमेस्टर में जो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, वो सब के सब जो स्टैटिस्टिक्स है वो इसी थ्योरम पे बेस्ड है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर। तो इसके कंसेप्ट को पकड़ना और समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहां इसका क्वेश्चन आ ही जाएगा, आ जाए तो आ भी जाता कई बार, लेकिन इसको समझे बिना यहां से आगे की जो जर्नी है वो बहुत शेकी रहने वाली है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। राइट, समझ गए। इसके बाद आता है हमारे पास क्या, इंटरवल एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिंगल मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल सिंगल प्रोपोर्शन, लार्ज सैंपल के लिए, स्मॉल सैंपल के लिए। स्मॉल सैंपल में हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये थ्योरी में भी कई बार आ जाता है। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ वेरिएंस, इसके लिए यूज करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर, ये जो सिंबल नजर आ रहा है ना ऐसे क्रॉस की तरह से, इसको काई बोलते हैं, कुछ लोग चाई बोलते हैं, चाई, कुछ काई बोलते हैं, कुछ ची बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं काई स्क्वायर बोलता हूँ, आपको अगर ची स्क्वायर, कॉलेज टीचर ची स्क्वायर बोल दें, आप ची स्क्वायर बोल दीजिए, काई स्क्वायर बोल दें, काई स्क्वायर बोल दें, चाई स्क्वायर बोल दें, चाई स्क्वायर बोल दीजिए। यहां पे आप पढ़ेंगे इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है, और वेरिएंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने में कैसे काम आता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 6, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये कंसेप्ट्स आगे एक्यूमुलेट होते जाएंगे। इकोनोमेट्रिक्स जो आप अगले सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, वहां पे बार बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होगी, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का भी पहला वीडियो यूट्यूब पे मैंने डाल रखा है। क्यों डाल रखा है, इसलिए डाल रखा है कि जब सेमेस्टर 4 में स्टूडेंट्स आते हैं और सेमेस्टर 3 में हमारे पास नहीं पढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले आके पहले दिन यही बोलते हैं, सर मेरे को तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती ही नहीं है, मैंने सीखी ही नहीं, तब मुझे समझ ही नहीं आई। अब उनको दिक्कत ना, इसलिए फर्स्ट वीडियो हमने डाल दिया। पर जब सेमेस्टर 4 में बच्चे पढ़ते हैं तो कई बार हमको सेमेस्टर 3 के कुछ रेलेवेंट वीडियोस होते हैं वो एक्सेस दे देते हैं ताकि वो पढ़ के समझ लें चीजों को जहां उनको जरूरत पड़ती है। मगर आप इस बात को कहने का पर्पस मेरा ये है कि ये जो कंसेप्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो ना सिर्फ इस सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, अगले सेमेस्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर 8 से पढ़ना है हमको डेवोर के। इसमें आपको पढ़ना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ सिंगल मीन, लार्ज सैंपल का, स्मॉल सैंपल का,
ठीक है, टाइप 1 एरर्स क्या होते हैं, टाइप 2 एरर्स क्या होते हैं, पावर ऑफ ए टेस्ट किसको बोलते हैं, कैसे कंप्यूट करते हैं, और पी वैल्यू अप्रोच। ये जो लास्ट के दो टॉपिक्स आए ना आपके सामने, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, पावर ऑफ ए टेस्ट, पी वैल्यू अप्रोच, ये जो टॉपिक्स हैं ये एक जनरल ऐसे एरियाज हैं जो इन जनरल स्टूडेंट्स को हमेशा परेशान कर रहे होते हैं, और एक सेशन में कम से कम नहीं तो 30 से 40 बार डाउट सेशन में मैं इनको डिस्कस करता हूं, इसलिए कि ये कुछ ऐसे कंसेप्ट है जहां पे बच्चे जाके अटक ही जाते हैं। ठीक है, ये बताने का पर्पज ये आपको डराना नहीं है, बताने का पर्पज ये कि आप अपने पास लिख के रख लें, ये टॉपिक सर ने बोला था कि ये डिफिकल्ट है, ज्यादातर बच्चे यहां पे अटकते हैं, और जो एक चीज मेजॉरिटी जहां पे जाके प्रॉब्लम फेस करती है वो इन जनरल डिफिकल्ट होती है। आपको उसको फोकस से पढ़ना है, उसके वीडियोस को बार बार देखना है, उसके क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लेना है, हाँ मुझे आता है। ठीक है, जिनको नहीं आता नहीं आता, मुझे आता है, ये आपको इसलिए बताने का पर्पज ये है कि आप उसको उस टॉपिक के ऊपर फोकस कर सकें। ठीक है, इसके बाद है हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और टेस्ट्स फॉर कंपेयरिंग टू पैरामीटर्स, टू मीन, टू प्रोपोर्शंस, उसके भी टॉपिक्स हैं। ये जो लास्ट टॉपिक है टेस्ट फॉर कंपेयरिंग टू प्रोपोर्शन, ये वैसे सेमेस्टर 4 में इकोनोमेट्रिक्स में जाके पढ़ना है आपको, मगर यहां भी मैं पढ़ा देता हूं आपको, इसलिए पढ़ा देता हूं कि ठीक है आपको आना चाहिए कि एक टॉपिक के लिए वहां को क्यों छोड़े, वहां भी पढ़ेंगे यहां भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी भूले बिसरे क्वेश्चन भी डाल ही देता है इसका, वो बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि बुक में डिस्कस्ड है, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। तो ये एक पूरा आपका कंटेंट हो गया, पूरा सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। एक एक बात को मैंने बता दिया कहां कहां पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है, किसको ज्यादा आपको एम्फेसिस के साथ पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, मैं आपको बताता हूं। होपफुली आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, दोबारा देख लीजिए वीडियो, नहीं तो आप मार्क कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते समय आपको ध्यान रखने हैं। आप एक जब अपना सब्जेक्ट डायरी बनाते हैं, सब्जेक्ट रजिस्टर बनाते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग के पेज पे एक इंडेक्स बनाइए जहां पे आप ये लिखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स को मुझे ज्यादा फोकस से करना है, ताकि जब आपको बार बार देखना ना पड़े, आपको पता है इनको ज्यादा ध्यान रखना है। या कुछ बच्चे तो टैग्स लगा लेते हैं, जैसे जिसको सही लगे। ठीक है, सिलेबस डिस्कस हो गया। अब बच्चे वेट करें, सर एग्जाम पैटर्न तो बताओ कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे। आइए उस पर चलते हैं। देखिए, ये जो हमारा एग्जामिनेशन है इसका पैटर्न अक्सर बदलता रहता है, कोई फिक्स पैटर्न हमारे पास नहीं है, मगर जो ज्यादातर होता रहा है वो मैं आपको बता देता हूं, जिसकी होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो बता देता हूं। पॉसिबिलिटी ये रहती है ज्यादातर कि हमारे एग्जाम में 4 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे, यानी आपको टोटल 8 क्वेश्चंस करने होंगे। तो यानी पे यहां पे हर क्वेश्चन 15 नंबर का नहीं है, अलग अलग वेटेज है क्वेश्चंस की। ठीक है, 4 सेक्शन आते हैं नॉर्मली, हर सेक्शन में 3 क्वेश्चन होते हैं, कोई 2 करने होते हैं। किसी सेक्शन में जैसे जनरली सेक्शन ए के अंदर वो 1 क्वेश्चन कंपलसरी कर देता है, ये कंपलसरी है। एक बार उसने हर सेक्शन में कंपलसरी कर दिया था, एक क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया, बाकी 2 में से कोई एक कर लो, कर सकता है वैसा, कोई मना ही नहीं है। ठीक है, आप ये मान के चले 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने होंगे, और मैंने बता दिया 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने होंगे। सेक्शन ए जो है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 पे बेस्ड है। यूनिट 1 जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, जहां पे सैंपल पॉपुलेशन उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, और यूनिट 2 प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो आप 12 से पढ़कर आए हैं, वो बिल्कुल वही चीजें हैं जो प्रोबेबिलिटी तो 12 में पढ़ी थी, लगभग वही सब कुछ है। 90% तो वही है, 5-7% का डिफरेंस कहीं पर कहीं कहीं जगहों पर है, अदरवाइज सब कुछ वही जब पढ़कर आए हैं। ठीक है जी, तो सेक्शन ए जिसमें से 3 क्वेश्चन में से 2 करने होते हैं, वो कहां से आता है? यूनिट 1 यूनिट 2 से। मेजरली यूनिट 2 से ही आता है, एक क्वेश्चन होता है यूनिट 1 का। सेक्शन बी जो है वो एक्सक्लूसिवली यूनिट 3 से आता है। यूनिट 3 में 2 टॉपिक पढ़े हैं आपने, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल,
आप मान के चलें वो जो यूनिट है वो वन ऑफ द टफेस्ट यूनिट्स है आपके करिकुलम की, ठीक है। उसके ऊपर एक्सक्लूसिव एक आपका सेक्शन है पूरा, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने होंगे। सेक्शन सी जो है वो बेस्ड है यूनिट 4 यूनिट 5 पर। यूनिट 4 कौन सा? जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट 5 कौन सा? इंटरवल एंड पॉइंट एस्टिमेट्स। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था मैंने आपको, जहां पर आपको 2 वे टेबल बनेगी, जॉइंट पीडीएफ होगा, डबल इंटीग्रेशन होगा, और पॉइंट एस्टिमेट बताए थे, और कॉन्फिडेंस इंटरवल बताया मैंने आपको, लार्ज सैंपल, स्मॉल सैंपल, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो सब टॉपिक्स मिलाकर सेक्शन सी में आते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं, कोई 2 करने होते हैं। और सेक्शन, फिर से सी लिखा गया गलती से, सेक्शन डी है ये। सेक्शन डी इज बेस्ड अपॉन यूनिट 6। यूनिट 6 यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे सेक्शन डी बेस्ड होगा। ये सेक्शन डी है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये सी नहीं है, ये डी है, ठीक है, सेक्शन डी है ये। यूनिट 6 पे बेस्ड है सेक्शन डी। इसमें भी 3 क्वेश्चन आएंगे, कोई 2 करने होंगे। और ये मैं फिर से आपको बोल देता हूं, अभी यूनिवर्सिटी ने कोई पैटर्न इस साल के लिए अनाउंस नहीं किया है। ये हमने एक अंदाजा लगाया है, जो पहले पेपर होते रहे कोविड से पहले जो होते थे उसमें जो पैटर्न चलता था उसके बेसिस पर। कोविड के बाद ऑफलाइन पेपर तो आप ही लोग देने वाले हैं, 22 का जो बैच है, भगवान करे कोविड फिर से ना आए, ठीक है, आपका ऑफलाइन पेपर होगा। तो ये एक अंदाजा है जो पहले पेपर होता था उसके बेसिस पे, ठीक है। सेक्शन ए जो है उसमें जो वो लगभग 15 मार्क्स का होता है आमतौर पे। जो मैंने बताया एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वो 5 नंबर का होता है, बाकी 2 में से कोई एक करना होता है, दोनों 10 नंबर के होते हैं, या कुछ भी अरेंजमेंट वो करेगा इस तरह से कि वो 15 नंबर का रहे। और सेक्शन बी सी डी जो है वो 20 मार्क्स ईच के हैं, यानी 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, कोई 2 करने होते हैं। सेक्शन बी में 10 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, कोई 2 करने होंगे। सेक्शन सी में 10 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, कोई 2 करने होंगे। सेक्शन डी में 10 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, कोई 2 करने होंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूं, ये मेरा जो एक प्रेजेंटेशन है एग्जामिनेशन के पैटर्न का, ये एक रफ एस्टीमेट है। यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई अपनी तरफ से हमको अंदाजा नहीं दिया है, तो आप इसको एक ब्रॉड गाइडलाइंस तो मान सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कोई बच्चे कई बार इसके बेस पे एकदम अपनी परफेक्ट प्लानिंग कर लेते हैं। ग्रेजुअली जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से जब अपडेट्स आते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या चेंजेस एग्जाम पैटर्न में होने वाले। अगर उन्होंने कुछ बताया तो, अक्सर वो बताते ही नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद बच्चे बताते हैं, सर पेपर ऐसा आया था, इतने सेक्शन आए थे, ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये एक एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया, डिटेल सिलेबस डिस्कस किया, हम आपको क्या बताने वाले हैं, किस तरह से हम पढ़ाएंगे वो डिस्कस किया। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 9899192027। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी भेजेंगे। मैं कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आंसर करने की। कभी अगर आपका क्वेश्चन कोई अनआंसर्ड रह जाए, आप दोबारा भेज दीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, तो कभी कभी किसी का मैसेज कई बार चला जाता है जिसका आंसर नहीं हो पाता, तो आप दोबारा भेज देंगे। मैं कोशिश पूरी करता हूं कि जिसका मैसेज आया है, जिसने एफर्ट डाला है मैसेज करने का, उसको मैं रिप्लाई जरूर दूं। मेरी तरफ से मैं कोशिश करता हूं, कभी मिस हो जाए किसी का मैसेज तो उसके लिए क्षमा। ठीक है जी, इतनी बात मुझे आपके साथ आज करनी थी डिस्कस। चलिए, ओके जी, थैंक यू।